स्टूडेंट, ये स्टैटिस्टिक्स की फोर्थ सेमेस्टर की बुक है जिसमें एलिमेंट्री इन्फेरेंस पढ़ेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में एलिमेंट्री इन्फेरेंस, ये स्टैटिस्टिक्स की बुक्स का 14 चैप्टर है जिसमें फर्स्ट सैम्पल थ्योरी दे रखी है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सैम्पल थ्योरी। देखो, लार्ज सैम्पल थ्योरी। पहले हम सैम्पल थ्योरी पढ़ने से पहले इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उन टर्म्स के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, ये पॉपुलेशन है सेट, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसको हम सेट थ्योरी में, यानी कि सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे सेट इंक्लूड होते हैं। जो भी हम इससे आगे पढ़ेंगे इसी पॉपुलेशन के यानी इसी यूनिवर्सल सेट के सब सेट लेकर चलेंगे। देखो, पॉपुलेशन द स्टडी ऑफ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू ए ग्रुप। कि पॉपुलेशन में किसकी स्टडी करेंगे? जो भी डाटा दे रखे हैं, जो भी डाटा दे रखे हैं वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक के डाटा हो या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो उन डाटा की, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग और वो किस किस ग्रुप में इंक्लूड हैं वो इस पॉपुलेशन में आता है। दिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एक ग्रुप हो गया, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग दूसरा ग्रुप हो गया। तो जो ये ग्रुप हो गए इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग ग्रुप और उनके अलग अलग डाटा, तो उनकी जो स्टडी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन और यूनिवर्स, यानी कि वो यूनिवर्सल सेट। पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी, वो उसके डाटा के अकॉर्डिंग होती है। पॉपुलेशन में फाइनाइट सेट में अगर फाइनाइट डाटा है तो फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट डाटा है तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगा। अब देखो, पॉपुलेशन के बाद आता है सैंपल। सैंपल क्या होता है? ए फाइनाइट सबसेट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जो दे रखी है यूनिवर्सल सेट है उसमें फाइनाइट सबसेट यानी कि कुछ फाइनाइट एलिमेंट उठा लें तो उसी को क्या बोलेंगे? सैंपल। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि उस सैंपल में कितने एलिमेंट्स उठाए हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, वो क्या हो जाएगा? उसका सैंपल साइज। अब आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। सैम्पलिंग हमारी डेली यूज में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सोप वी असेस द क्वालिटी ऑफ शुगर, यानी कि हम शुगर की क्वालिटी चेक करते हैं, वीट की क्वालिटी चेक करते हैं। वीट किसी भी शॉप पर जाते 2 या 3 टाइप्स के वीट मिलते हैं, तो यानी कि जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होते हैं उसी क्वालिटी को ही चेक करना क्या होती है? सैम्पलिंग होती है। जैसे कि एक हाउसवाइफ खाना बनाते टाइम नमक का टेस्ट करती है, यानी कि कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, वो चेक करना, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी चेक करना, वही क्या होती है? सैम्पलिंग। अब देखो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के 4 टाइप्स दे रखे हैं: परपेजिव सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परपेजिव सैम्पलिंग। देखो, परपेजिव सैम्पलिंग यानी कि सैंपल यूनिट्स आर सिलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पज। जो सैंपल यूनिट सिलेक्ट की जाती हैं उस सैंपल यूनिट को सिलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर पर्पज होता है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से जो हम सैंपल उठाते हैं, जो डाटा उठाते हैं, वो डाटा अकॉर्डिंग टू पर्पज उठाएं, यानी कि उन डाटा को उठाने का हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्पज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परपेजिव सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि ये कहता है कि न्यू दिल्ली में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ हम चेक करने के लिए हम क्या लेंगे? उस न्यू दिल्ली के जो रिच और पोस्ट लोकेलिटीज़ है सिर्फ वही लेंगे, उसी से तो हमें पता चलेगा कि उनका लिविंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है ना। और इग्नोर कर देंगे हम जो लो स्टैंडर्ड है या फिर मीडियम स्टैंडर्ड है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज का चेक करना है। और वो कैसे इंक्रीज का चेक करने के लिए हम सिर्फ रिच और पोस्ट लोकेलिटीज़, यानी कि हमारा पर्पज क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना जो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिया? सिर्फ रिच और पोस्ट लोकेलिटीज़ उठाई हैं, तो बाकी की लोकेलिटीज़ तो नहीं उठाई। यानी कि पर्पज के अकॉर्डिंग सिर्फ वही डाटा उठाए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। इस परपेजिव सैम्पलिंग के सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो क्या है? दिस सैम्पलिंग सफर्स ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, यानी कि ये सैम्पलिंग सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को ही लेकर चलता, बाकी के डाटा को तो यूज ही नहीं करता। इसीलिए कहता है कि ये सफर्स फ्रॉम फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म एंड डज नॉट गिव ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि सारे डाटा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये,
क्योंकि सारे डाटा को साथ में लेकर ही नहीं चलता, सिर्फ पर्टिकुलर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सिर्फ उसी डाटा को लेकर चलता है, इसलिए ये नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट हमने पढ़ ली परपेजिव सैम्पलिंग, जो एक पर्पज के अकॉर्डिंग डाटा को उठाती है। अब आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग सैम्पल यूनिट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि जितने भी पॉपुलेशन के डाटा हैं उनमें से यूनिट्स रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। कोई पर्पज नहीं है, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं लेनी, कहीं से भी कोई भी यूनिट उठा ली। ए रैंडम सैंपल इज वन इन ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इनटू, यानी कि जब हम रैंडम सैंपल उठाते हैं तो उसमें हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस होता है। नहीं पता कौन सी यूनिट कहाँ से उठानी है, बस रैंडमली सिलेक्ट करनी है, तो हर पॉपुलेशन की जितनी भी यूनिट है सब सारे यूनिट्स के पास इक्वल चांस हो गया सैंपल में आने का। इन दिस सैम्पलिंग ड्रॉबैक ऑफ परपेजिव सैम्पलिंग इज कम्प्लीटली ओवरकम, यानी कि जो परपेजिव सैम्पलिंग का ड्रॉबैक था ना वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया यहाँ पर, क्योंकि जब रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर रिच पर्सन भी आ सकते हैं, पुअर भी आ सकते हैं, मीडियम भी आ सकते हैं, रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ भी परपेजिव सैम्पलिंग की जो ड्रॉबैक थी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उठानी, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक ए सैम्पल ऑफ साइज 10 फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज 50, यानी कि पॉपुलेशन का साइज पूरे सेट का साइज कितना है 50 और उसमें से हमें कितने उठानी है 10, तो उठाने की पॉसिबल सैंपल यानी 50 में से 10 एलिमेंट्स उठाना है तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी 50 से 10 पॉसिबल सैंपल, यानी कि कम्बिनेशन यूज करेंगे। टोटल कितने थे 50 में से हमें 10 उठाने हैं, 10 एलिमेंट्स यानी कि एक सैंपल उठाना है, वो सैंपल का साइज कितना है 10, तो 50 में से कितनी पॉसिबिलिटी होगी 10 उठाने की 50 से 10 पॉसिबल सैंपल होगी। A sampling technique in which 50 से 10 samples has an equal chance, वही हो गया ना, यानी कि जो भी सैंपल उठाए हैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है तो सारे सैंपल्स के पास इक्वल चांस होगी, क्योंकि हम कोई भी सैंपल सबसे पहले तो एक सैंपल लिया 10 यूनिट्स उस 50 में से 10 एलिमेंट्स कोई भी उठा सकते हैं और इतने सैंपल हो गए। इन सैंपल्स में से भी हम कोई भी सैंपल उठा सकते हैं, हर एक सैंपल के पास इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज नोन एज ए रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि रैंडमली किसी भी सैंपल को उठाने की जो टेक्निक है उसी को क्या बोलेंगे रैंडम सैम्पलिंग। एंड द सैंपल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टेक्निक इज ए रैंडम सैंपल, इस टेक्निक से जो सैंपल उठाएंगे उस सैंपल को तो बोलेंगे रैंडम सैंपल, और रैंडमली उठाने की जो टेक्निक है उसको क्या बोलेंगे रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में दो सिस्टम यूज करते हैं, एक तो हो गया लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम में क्या करते हैं, जितने भी लॉटरी के लिए जितने भी अप्लाई हुए हैं फॉर्म, तो उन फॉर्म में से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ना लॉटरी सिस्टम। अब आता है देखो टिपेट्स नंबर सिस्टम। लॉटरी सिस्टम का तो सबको पता है, टिपेट्स नंबर सिस्टम, ये LHC टिपेट्स जिसने ये नंबर सिस्टम दिया था उसने एक टेबल बनाई थी टिपेट्स ने नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि रैंडम नंबर टेबल। उस टेबल का नाम क्या था रैंडम नंबर टेबल, और उसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं 10,400, ये इतने टोटल नंबर है उसमें, और इनमें से हमें कितने उठाने हैं 4 डिजिट नंबर्स लेने हैं, यानी इनमें से 4 डिजिट्स नंबर, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, यानी टोटल कितनी डिजिट्स बन जाएंगी, टोटल नंबर तो इतने हैं और इनमें से कितने बनाने हैं 4 डिजिट नंबर, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी 10,400 इंटू 4, यानी कि टोटल इतनी डिजिट्स बनेंगी 41,600, ये डिजिट्स बनेंगी। यहाँ पर अगर एक एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस सेलेक्ट को वापस रिप्लेसमेंट होगी तभी तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, इसीलिए इसकी सिर्फ डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई किए 4 डिजिट नंबर के लिए, तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी 41,600। अब देखो नेक्स्ट है सिंपल सैम्पलिंग। सिंपल सैम्पलिंग क्या होती है, ये रैंडम सैम्पलिंग का एक टाइप होता है। वन टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन विच ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, यही था ना रैंडम सैम्पलिंग में कि जितनी भी यूनिट है पहले सैंपल सेलेक्ट करेंगे और सैंपल में यूनिट सेलेक्ट करने के लिए हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस होता है, लेकिन यहाँ पर जिस यूनिट का चांस होता है वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं।
सिंपल सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस हो गया, वहाँ पर तो सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स था, और यहाँ पर जिन जिन एलिमेंट का सिलेक्शन होगा हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस है, और इक्वल चांस है तो उसके साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी लेकर चलेंगे ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन दी सैंपल, जो जो यूनिट सैंपल में इंक्लूड होंगी उन्हीं की प्रोबेबिलिटी लेंगे, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज इंक्लूड इन दी प्रीवियस रैंक्स. For example, a simple sampling of size n from a population may be identified with the series of n independent trials with constant probability p. वही आ गया, यानी कि सिंपल साइज, सिंपल सैंपल जो लेंगे, सिंपल सैम्पलिंग में सिंपल सैंपल होगा उसका साइज n होगा, फ्रॉम द पॉपुलेशन में जो जो इसके अंदर डाटा इंक्लूड हुए हैं उनकी कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी p होगी, और वो किससे डिनोट करेंगे, सक्सेस, यानी कि उनके अकरिंग की, उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग वही होगी p प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ट्रायल. फॉर एग्जांपल, विद रिप्लेसमेंट इन सिंपल सैम्पलिंग विद नो रिप्लेसमेंट इज ए रैंडम सैम्पलिंग बट नॉट सिंपल. देखो, विद रिप्लेसमेंट यानी कि जो एलिमेंट उठा लिया उसके बाद वो वापस रखा जाएगा तो सिंपल सैम्पलिंग में इंक्लूड होगा, और नो रिप्लेसमेंट अगर नहीं रिप्लेस करेंगे तो वो किस में यूज होगा, रैंडम सैम्पलिंग में. नो रिप्लेसमेंट सिंपल सैम्पलिंग में नहीं आएगा, बट नॉट सिंपल. अब देखो फोर्थ टाइप क्या दे रखी है, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटा किसको बोलते हैं, ग्रुप को, ग्रुप्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके ग्रुप्स बनाना, वो आता है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग. देखो, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स. हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी कि जो नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन है जिसमें हर एक टाइप के डाटा इंक्लूड हैं उसको नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन या हिट्रोजीनियस बोलते हैं. इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी डाटा है उनको एक एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, हर एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग. फर्स्ट क्वालिटी का फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड क्वालिटी के जो जो डाटा है उससे सेकंड ग्रुप बना दिया, थर्ड क्वालिटी के जो जो डाटा है उनसे थर्ड ग्रुप बना दिया. यानी कि हर एक क्वालिटी का जो ग्रुप हो गया वो उनको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस ग्रुप. होमोजीनियस ग्रुप यानी स्ट्रेटा, यानी कि हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन को किस में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटा में, होमोजीनियस ग्रुप में. विच इज डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से तो अलग होंगे क्योंकि हर एक की क्वालिटी अलग अलग होगी. द सैंपल विच इज द एग्रीगेट ऑफ द सिंपल यूनिट ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेटम इज टर्म्ड एज ए स्ट्रेटाफाइड सैंपल. हो गया ना, यानी कि एक ऐसा सैंपल जो सैंपल्ड यूनिट्स हैं उनका एग्रीगेट होगा ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेटम इज टर्म्ड एट, ईच ऑफ द स्ट्रेटम यानी कि हर एक ग्रुप, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटाफाइड सैंपल. जो होमोजेनियस ग्रुप होंगे ना, होमोजेनियस ग्रुप उन्हीं को स्ट्रेटाफाइड सैंपल बोलेंगे. और जो ये टेक्निक यूज की है हमने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से होमोजेनियस ग्रुप्स बनाने की, स्ट्रेटा बनाने की, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग. ये सबसे बेस्ट सैंपलिंग है चारों सैंपलिंग में से. अब देखो आगे, पैरामीटर एंड स्टैटिक. ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, पैरामीटर एंड स्टैटिक. इसमें सैम्पलिंग यूज होगी इसलिए हमने सबसे पहले सैम्पलिंग को इंट्रोड्यूस किया है. अब देखो, पैरामीटर एंड स्टैटिक, स्मॉल डिफरेंस है दोनों में. वैसे तो अभी तक तो थर्ड सेमेस्टर में जो हमने यूनिट्स पढ़ी हैं वहाँ पर कभी पैरामीटर कभी स्टैटिक डिफरेंस नहीं किया. अब देखो, जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, मीन एंड वेरिएंस, वही होते हैं स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन. अगर ये कांस्टेंट के रूप में यूज होते हैं तब तो हम इसको लेंगे मीन एंड वेरिएंस, यानी कि मीन को किससे डिनोट करेंगे, म्यू से, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से. यही लिया था हमने फर्स्ट सेमेस्टर में. इनको क्या बोलेंगे, मीन एंड वेरिएंस को पैरामीटर्स. और यही दोनों ही मीन एंड वेरिएंस ही क्या बनेंगे, स्टैटिक, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेजर फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन. स्टैटिकल मेजर यानी कि स्टैटिकल कांस्टेंट हो गए तो पैरामीटर, और स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट हो गए तो क्या बन गए, ये स्टैटिक. अगर मेजरमेंट में लेकर चलेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, स्टैटिक. और मीन को फिर किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार से, और वेरिएंस को किससे डिनोट करेंगे, एस स्क्वायर से. अब देखो समझ में आ गया, पैरामीटर तो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट में लेकर चलेंगे इन दोनों को तो पैरामीटर बन गए, और स्टैटिकल मेजरमेंट में लेकर चलेंगे इन्हीं दोनों को तो क्या बन गए, स्टैटिक. और ये किसने डिफाइन किया था, आर.ए. फिशर ने. अब देखो, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी. सैम्पलिंग थ्योरी की सबसे बड़ी मेन मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, द डिटर्मिनेशन और द करेक्टराइजेशन ऑफ द वेरिएशन दैट मे बी एट्रीब्यूट टू चांस और फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. यानी कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्टराइजेशन ऑफ द वेरिएशन, यानी डाटा में जो वेरिएशन दे रखा है उन वेरिएशन को मापने का जो तरीका है, दैट मे बी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब अकॉर्डिंग टू क्वालिटी,
वो क्या है, चांस और फ्लक्चुएशन। यानी कि चांस मतलब हम रैंडमली सिलेक्ट करना किसी भी चीज़ की, कितनी पॉसिबिलिटी है अक्रेंस की या नॉन अक्रेंस की। फ्लक्चुएशन यानी कि कुछ डाटा, एकदम से डाटा ज़्यादा आ गया, एकदम से कम। जैसे हम डाटा लिखते हैं 20, फिर लिख दिया 7, फिर लिख दिया डायरेक्ट 100, फिर लिख दिया 5, ऐसे जो डाटा, ये फ्लक्चुएशन जो हो गया, ये इसकी सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है सैम्पलिंग थ्योरी की। या कि चांस के अकॉर्डिंग या फिर जो डाटा में फ्लक्चुएशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो सैम्पलिंग थ्योरी लेकर चलते हैं वो। अब देखो, अब आता है अनबायस्ड एस्टिमेट। अनबायस्ड पढ़ा होगा ना डाइस के बारे में, बायस्ड अनबायस्ड, ऐसे ही अनबायस्ड एस्टिमेट। स्टैटिस्टिक टी, यही स्टैटिक जो हमने मेजरमेंट लिया था वही स्टैटिक टी में क्या क्या, ये सैंपल वैल्यूज हैं, जो वैल्यू हमने उससे सैंपल में यूज किए हैं, x1 x2 अप टू xn, इतने सारे यूनिट से हमने एक सैंपल बनाया है। वो उन सारे एलिमेंट्स पर जो हमने स्टैटिक डिफाइन किया उसको हमने मान लिया टी। टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट। अनबायस्ड एस्टिमेट हो गया ये। अब इसको क्या बोलेंगे, सारी सैंपल वैल्यूज पर एक ही पैरामीटर यूज किया। सारी वैल्यूज पर, सैंपल वैल्यूज कितनी थी एक सैंपल में, x1 से लेकर xn, सारी के ऊपर एक ही हमने पैरामीटर यूज किया, तो उसको क्या बोल दिया हमने, एस्टिमेट। तो यानी अब टी को क्या बोलेंगे, एस्टिमेट। अनबायस्ड मतलब कोई भी किसी टाइप से इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, अक्रेंस नॉन अक्रेंस की सेम पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको अनबायस्ड एस्टिमेट बोलते हैं। ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा, यहाँ पर पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या लिया, थीटा। तो यानी कि एस्टिमेट किसका, टी का हमने एस्टिमेट, ई का मतलब एस्टिमेट ऑफ टी मतलब जो वैल्यूज का पैरामीटर है, इज इक्वल टू क्या लिया हमने, उस पैरामीटर का नाम क्या दे दिया, थीटा। यानी कि इस टी वैल्यूज का अगर एस्टिमेट निकालें तो वो पैरामीटर कितना आएगा, थीटा। ये ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे, एस्टिमेट ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। थीटा मतलब जो एस्टिमेट ऑफ सैंपल वैल्यूज उनका पैरामीटर कितना है, थीटा। अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। तो ई मतलब एस्टिमेट टी मतलब स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पैरामीटर। ई एस्टिमेट हो गया, टी स्टैटिक हो गया, थीटा क्या हो गया, पैरामीटर। अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ दी पैरामीटर। अब देखो आगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कैसे करेंगे हम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का। स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गया ना, टी को लेकर चले हैं, स्टैटिक टी। अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इफ वी ड्रा ए सैंपल ऑफ साइज एन, यानी कि जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का साइज एन, यानी यूनिवर्सल सेट का साइज क्या ले लिया, कैपिटल एन, और उसमें से हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया और उस सैंपल का साइज क्या लिया है, स्मॉल एन। समझ में आ गया ना, कैपिटल एन में से हमने स्मॉल एन सेलेक्ट कर लिया। समझ में आया, टोटल यूनिवर्सल सेट यानी पॉपुलेशन का साइज है कैपिटल एन और सैंपल का साइज कितना है, एन। तो जो सिलेक्शन सैंपल को सेलेक्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी होती है, NCN, यही होती है ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, अभी बताया था NCN। तो कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हो, वही n फैक्टोरियल डिवाइड बाई स्मॉल n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हम कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कितना आ गया, k आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके फॉर ईच ऑफ दीज k सैंपल्स, जो ये टोटल सैंपल आ गए ना, इतने सैंपल बन गए इस पॉपुलेशन में से, इस साइज के इतने सैंपल बनेंगे k सैंपल्स। वी कैन कंप्यूट सम स्टैटिक टी, वही आ गया कि टोटल कितने बन गए k सैंपल्स। k सैंपल में से हमने एक स्टैटिक टी इम्प्लाई किया। टी किस पर है, जो भी इसके डाटा हैं एक सैंपल में, ये तो टोटल k सैंपल है ना, एक सैंपल में कितने डाटा हैं, x1 से xn। इन पर्टिकुलर मीन एंड वेरिएंस ले लिया, क्योंकि स्टैटिक मेजरमेंट लेकर चल रहे हैं। मेजरमेंट में मीन क्या लेंगे, x बार, वेरिएंस क्या लेंगे, x स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सैंपल कितने आए हैं, k 1 2 3 अप टू k। तो इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट सैंपल के अकॉर्डिंग हमने स्टैटिक कितनी ली, t1। सेकंड सैंपल के अकॉर्डिंग कितनी ली, t2। k सैंपल के अकॉर्डिंग tk। तो उसी के अकॉर्डिंग मीन, ये तो यानी कि एग्रीगेट है ना, जनरली लेकर चले हैं, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग मीन कितना हो जाएगा, t1 के अकॉर्डिंग x1 बार, वेरिएंस कितना हो जाएगा, s1 स्क्वायर। ऐसे ही t2 स्टैटिक के अकॉर्डिंग मीन कितना हो जाएगा, x2 बार, x2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ऐसे ही जो k नंबर का सैंपल है उसकी स्टैटिक कितनी हो जाएगी, tk,
उस स्टैटिक का मीन कितना हो जाएगा एक्स के बार और उसका वेरिएंस कितना हो जाएगा एस के स्क्वायर। देन दी वैल्यूज T1 T2 Tk ये सारी स्टैटिक आर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक टी। ये सारी की सारी क्या बन गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, क्योंकि ये सैंपल था ना, सैंपल का एक ही सैंपल की नोटेशन थी, ये स्टैटिक एक ही सैंपल की नोटेशन थी और उस सैंपल के ये एलिमेंट्स थे। तो यानी कि अब कितने सैंपल है के सैंपल की सब की स्टैटिक, इन सारी स्टैटिक्स को क्या बोलेंगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक टी। समझ में आ गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जितने भी सैंपल बनेंगे हर एक सैंपल की स्टैटिक निकालना और वो सारी स्टैटिक ही क्या बनेंगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिक टी में बी रिगार्डेड एज रैंडम वेरिएबल। जो स्टैटिक टी ली है ना हमने, ये किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? इसको हम मान सकते हैं कि ये एक रैंडम वेरिएबल है विच कैन टेक द वैल्यूज। ये एक रैंडम वेरिएबल है और ये कोई भी वैल्यू उठा सकता है इनमें से। वी कैन कंप्यूट स्टेटिस्टिकल कांस्टेंट। स्टैटिकल कांस्टेंट तो वही हो गया ना मीन एंड वेरिएंस, और इसके साथ साथ हम स्क्यूनेस कुर्तोसिस इन सब को स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट में लेकर चलते हैं। तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? देखो मीन कैसे निकालेंगे? ये तो एक डाटा का एक मतलब फर्स्ट स्टैटिक का मीन कितना है x1 बार, सेकंड स्टैटिक का x2 बार, ऐसे ही सिमिलरली टी के स्टैटिक जो लेकर चले उसका मीन कितना है। तो यानी टोटल मीन इन सब का मीन यानी टी बार कितना आएगा? टोटल जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक्स है उनका एडिशन और डिवाइड बाय टोटल स्टैटिक्स कितनी थी की। वैसे ही वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है? डाटा में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? मीन को। टी मतलब इन सारे डाटा में से T1 माइनस टी बार मीन नहीं है, T1 माइनस टी बार, T2 माइनस टी बार अप टू Tk माइनस टी बार और सबका एडिशन के नाम का समेशन आ गया ना, यानी Ti माइनस टी बार और i क्या वेरिंग फ्रॉम 1 to k और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टैटिक दे रखे हैं स्क्वायर आता है वेरिएंस में। ऐसे मीन वेरिएंस स्क्यूनेस कुर्तोसिस सारे मेजरमेंट निकाल सकते हैं हम। देखो आगे अब आता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएंस निकाला था ना एस स्क्वायर उसका अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Standard deviation of the sampling distribution of a static is known as its standard error। यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी निकाला, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, ऐसे क्या निकाल लेंगे? वेरिएंस का जो अंडर रूट होगा, वही क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और यही स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या बनेगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं जो उनका स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। समझ में आ गया? यानी कि हम यहाँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या बन जाएगा? उसका स्टैंडर्ड एरर। एन क्या हो गया? स्मॉल एन सैंपल साइज हो गया। सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया? पॉपुलेशन वेरिएंस हो गया। वेरिएंस ही तो निकालते हैं इससे सिग्मा स्क्वायर से। पी क्या हो गया? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालेंगे। क्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी हो जाएगा। N1 N2 साइज ऑफ टू इंडिपेंडेंट, यानी कि जैसे एक सैंपल साइज लेंगे तो n, दो सैंपल साइज लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमने N1 N2 मान लिया। तो यानी कि ये साइज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सैंपल सेकंड सैंपल। अब देखो ये सारे स्टैटिक हैं, ऐसे इन तो लिखते हैं सैंपल मीन, ऑब्जर्व सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें स्टैटिक हैं। बुक में और भी ज़्यादा दे रखी हैं वो देख लेना। तो यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? क्या था ये? स्टैंडर्ड डेविएशन था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन अंडर रूट। ऑब्जर्व सैंपल प्रोपोर्शन जो हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, एक्चुअल का हमें नहीं पता, जो हमने ऑब्जर्व किया वो निकालना है ये सैंपल प्रोपोर्शन। पी इंटू क्यू, पी क्या हो गया था उसका? प्रोपोर्शन। क्यू क्या हो गया था? 1 माइनस पी और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे ना वो अंडर रूट। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ऐसे सिमिलरली ये याद कर लेना स्टैंडर्ड एरर सारी स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, अब आता है देखो यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को यूज क्या करते हैं? ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी लार्ज सैंपल थ्योरी। जब बहुत ज़्यादा बड़ी सैंपल थ्योरी दे रखी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक सारे डाटा डिवाइड कर रखे हों, बहुत
मतलब कुछ ज़्यादा ही मात्रा में डाटा दे रखे हों। एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और किसके बेस पर हम इसको यूज करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये हमने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। उसी के बेस पर हम इसको यूज करेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड एरर क्यों यूज करते हैं, लार्ज सैम्पलिंग थ्योरी के लिए स्टैंडर्ड एरर, और किसके बेस पर यूज होती है ये, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टी स्मॉल टी पता है स्टैटिक, द फॉर लार्ज सैंपल कैसे निकालेंगे, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल था ना कैपिटल जेड, टी माइनस ई ऑफ टी डिवाइड बाई जो भी ये स्टैंडर्ड एरर है टी का, स्टैंडर्ड एरर और उसका क्या हो गया अंडर रूट, यानी वेरिएशन का अंडर रूट। वेरिएशन का अंडर रूट क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या था, स्टैंडर्ड एरर था, बताया था ना अभी। वेरिएशन का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या बनता है, स्टैंडर्ड एरर। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 0 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है, इसीलिए, क्योंकि ये जेड का जो ये फॉर्मूला है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है, इसीलिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 0 1 है।